2019 में बनने वाली बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मोदी के 53 मंत्री थे और उन 53 मंत्रियों में से 38 जो मंत्री थे वो आरएसएस से बिलोंग करते थे, यानी आरएसएस से वो ट्रांसफर हुए थे बीजेपी के अंदर। यहां पर मैं कहता रहा हूं आपको कि आरएसएस जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, और बीजेपी की असल जो ताकत है वो आरएसएस के अंदर है। तो इनके 53 मंत्रियों में से 38 का ताल्लुक आरएसएस से था। इससे पहले अगर आप देखें 2014 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें 66 मंत्री थे मोदी के, और 66 मंत्रियों में 41 आरएसएस से ताल्लुक रखते थे। तो अगर आप सीक्वेंस देखें तो पहले गवर्नमेंट के अंदर 41 मंत्री आरएसएस के और दूसरी बीजेपी की गवर्नमेंट में 53 मंत्री आरएसएस के। तो ये जो पैटर्न है हमें दर्शाता है कि आरएसएस का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है। और थर्ड टर्म अगर मोदी जीत गया, क्योंकि यहां पर पिछले दिनों आपको बताया था कि बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ना सिर्फ रीजन बल्कि दुनिया के अंदर आ सकता है अगर राहुल गांधी जीत गया। तो इंटरनेशनल कुछ फोर्सेस भी कोशिश कर सकती हैं इसको हराने के लिए, राहुल गांधी को हराने के लिए और मोदी को जितवाने के लिए, क्योंकि अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जिसके अंदर इंडिया शामिल है ये नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नरेंद्र मोदी पावर में नहीं है तो आगे क्वाड का क्या मुस्तकबिल होगा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का क्या मुस्तकबिल होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अमेरिका अपना इकलौता स्ट्रेटेजिक पार्टनर लूज कर सकता है साउथ एशिया के अंदर अगर नरेंद्र मोदी हार जाता है। तो इन इलेक्शंस की बहुत बड़ी एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। तो आलमी ताकतें मुमकिन है कि कोशिश करें इनको जितवाने के लिए, ला महाला भी। ये और बात है कि वेस्टर्न वैल्यूज के साथ आरएसएस का नजरिया मैच नहीं करता बल्कि कंट्राडिक्ट करता है, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मोदी की हार को। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी का डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि चाइना और पाकिस्तान समेत सारे रीजन के जो हमारे पड़ोसी उनके साथ हम टाइज को रिपेयर करेंगे। तो ये सब कुछ अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल जो इंटरफेरेंस है उसको भी आप रूल आउट एज सच कर नहीं सकते। जो बयानात हो रहे होते हैं ना, जयशंकर अमेरिका के अगेंस्ट बयान देता है या किसी और वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट बयान देता है कि हमारे इलेक्शंस के अंदर मुदाखलत मत करें, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। इलेक्शंस के हवाले से आपको कोई बड़ी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से नजर नहीं आ रही होगी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो थर्ड टर्म अगर मोदी को मिलता है तो उसमें ज्यादा आरएसएस के मेंबर होंगे। नाउ आरएसएस की जो गवर्नेंस का स्टाइल है, जो उनका एक नजरिया है कि किस तरह का इंडिया होना चाहिए, उसके अंदर लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, उसके अंदर ज्यादा किंगडम है। ये जो हिंदू राष्ट्र का टर्म आप सुनते हैं ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उसके अंदर एक किंगडम किस्म की चीज है जिसमें बहुत ज्यादा पावर एक जगह पे अक्यूमुलेटेड है और एक ही बंदे के पास वो पावर है, एक ही अथॉरिटी के पास वो पावर है। इस तरह का इंडिया वो बनाने की असल में कोशिश कर रहे हैं। इसकी पहली ग्लिम्स हमें 2014 में तब नजर आई जब आरएसएस वालों ने ये कहकर मोदी की कैंपेन की थी। वही कैंपेन कर रहे होते हैं जिधर भी इलेक्शंस होते हैं बीजेपी के, तो आरएसएस वाले भी कैंपेन कर रहे होते हैं उनके लिए। तो उनके नेताओं ने, उनके लीडरों ने ये कहकर मोदी की कैंपेन की थी, मोदी को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे कि ये आखिरी दौर चल रहा है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान खुद जमीन पे आ गया है मोदी की शक्ल में। ये मोदी का बाकायदा इलेक्शंस के अंदर नारे लगे थे। अच्छा, उस वक्त इस नारे को ज्यादा पजीराई नहीं मिली, ज्यादा लोग मोदी के नाम से वाकिफ नहीं थे गुजरातियों के अलावा। गुजरात को जो चीफ मिनिस्टर था ना, इंडिया लेवल पर ज्यादा इसका नाम नहीं था। गुजरात दंगों की वजह से लोग इसको जरूर जानते थे गवर्नेंस के हिसाब से, और एज सच इनका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं था मोदी का। लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हैं इस वाकये के 10 साल के बाद, तो मोदी खुद अपने आप को अवतार डिक्लेयर कर चुका है। मोदी ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उसने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। उसने कहा है कि मैं अवतार हूं, असल में मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे डायरेक्टली भेजा गया है, मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ये मोदी ने बहुत बड़ा क्लेम कल किया है एक इंटरव्यू के अंदर। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है, ये आरएसएस की मुस्तकबिल की इंडिया के हवाले से जो डिजाइन्स हैं उसकी झलक आपको नजर आ रही है कि ये बंदा अगर जीत के आ गया तो इसको एक डिवाइन फिगर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और इसी तरह फिर गोदी मीडिया को लगा दिया जाएगा काम पे और सारा कुछ होगा। ये भी मुमकिन है कि राम मंदिर के अंदर इसकी भी मूर्ति लगा दी जाए। मतलब अगर ये कभी मरेंगे फ्यूचर में तो तब तो लगाएंगे ही, क्योंकि ये अच्छा वोट बैंक हासिल करने का जरिया है भक्ति के नाम पे। तो इसकी एक मूर्ति राम मंदिर के किसी कोने में लगा दी जाएगी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अभी से ही अपने आप को एक अवतार डिक्लेयर कर चुका है। अच्छा, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये जरा क्लिप सुनिए
अपने मुंह से ये कह रहा है कि मुझे मेरी माँ ने, जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल औलाद हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं डिवाइन फिगर हूं। अपनी माँ को भी इस शख्स ने डिसोन कर दिया। बीवी को तो पहले ही कर दिया था, यशोदा बहन को, लेकिन माँ को भी डिसोन कर दिया और उसने कहा कि मैं असल में पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे भेजा गया है डायरेक्टली। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी। अब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें शुरू करते हैं ना कि मैं मतलब पैदा नहीं हुआ, मैं बाहर से, ऊपर से डायरेक्टली ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो आप पता है क्या करते हैं? आप अकाउंटेबिलिटी के दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी गलत डिसीशंस करें, कुछ भी करें, करप्शन करें, आप धांधली करें, आप मनमानी करते फिरें और एक मुल्क को किंगडम की तरह चलाते रहें, तो आपसे कोई पूछ नहीं सकता, फिर आप पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। और ये फिर डेमोक्रेसी की डेथ होती है, मौत हो जाती है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे सवालात पूछे जाते हैं कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन जब आप कहें मैं तो हूँ ही ऊपर से आई हुई एक चीज़, तो फिर सवालात का दरवाज़ा बंद हो जाता है, बल्कि सवालात पूछने वाले की शामत आ सकती है। मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो यही कहेंगे कि आप तो अवतार के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं, ये तो अवतार हैं और ये जो कहेंगे वही सच है और ये जो कहेंगे वही भगवान की तरफ से चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, आरएसएस के लोगों के बारे में तो मैंने बात की कि इनकी जो कैबिनेट होगी या इनके जो मंत्री होंगे उसमें सबसे ज़्यादा तादाद आरएसएस के लोगों की होगी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन्हीं की होगी। लेकिन जो नॉन आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी किस किस्म के लोग ये रख रहे हैं, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। वो भी मस्खरे रख रहे हैं, मस्खरे। मिसाल के तौर पर एक पिटी हुई एक्ट्रेस है इंडिया के, कंगना रनौत, ये भी जब अगर जीतती हैं तो मंत्री की ये भी पोस्ट पे उम्मीदवार होंगी। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली एक्ट्रेस स्मृति ईरानी साहिबा, वो मंत्री थी इनकी, तो वैसे ये भी एक्ट्रेस से मंत्री हो सकती हैं। तो इनकी ज़रा मेंटल लेवल चेक करें। मौसूफा ने कल फरमाया है कि 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुलवाए मोदी ने, और उसमें से 75 करोड़ बैंक अकाउंट्स महिलाओं के लिए खुलवाए, माताओं बहनों के लिए खुलवाए। 50 करोड़ में से 75 करोड़ जो थे वो औरतों के लिए खुलवाए। कि ये इनकी जहनी लेवल है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इज्जत घर दिए हो, टॉयलेट दिए हो, या उन्हें धुएं के अंधकार से मुक्त किया हो। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। चाहे मेरी तो ये जो लोग हैं ये नॉन आरएसएस बैकग्राउंड के ऐसे ही हैं, बस फजूल किस्म के, इनकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है सच। असल जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो आरएसएस की तरफ से हो रही होगी, और आरएसएस की जो पॉलिसीज हैं वो हिंदू राष्ट्र की तरफ इंडिया को ले जा रही हैं, और उसमें अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो एक तरह का किंग होगा और उससे किसी किस्म के कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे।